सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। शुरुआत मुख्य समाचारों के साथ। शीतकालीन सत्र में अध्यादेश की जगह लेने वाले 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी नहीं मिलने के बाद सरकार का फिर अध्यादेश लाने का फैसला। एक साथ 3 तलाक, कंपनी लॉ अध्यादेश और एमसीआई पर फिर से अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी। जम्मू कश्मीर और गुजरात में 3 नए एम्स की स्थापना पर भी मुहर। लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन के लिए दिल्ली में आज से बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन। 2 दिन चलने वाले सम्मेलन में पार्टी नेता कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को दी उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की आज से दिल्ली में 2 दिवसीय बैठक। मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों समेत अन्य चुनावी इंतजामों का लिया जाएगा जायजा। मतदान से 48 घंटे पहले डिजिटल मीडिया और प्रचार को लेकर चुनाव आयोग के पैनल ने सौंपी रिपोर्ट। सीबीआई प्रमुख पद से हटाए गए आलोक वर्मा का तबादला। डीजी फायर सर्विसेज का मिला प्रभार। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ ने भी सीबीआई से अपने राज्य में किसी भी मामले की जांच के लिए दी गई आम सहमति ली वापस। सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। और पुणे में चल रहे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 14 स्वर्ण समेत 54 पदकों के साथ शीर्ष पर। 14 गोल्ड समेत 37 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर दिल्ली। हरियाणा 12 स्वर्ण समेत 41 पदकों के साथ तीसरे नंबर पर। तलाक ए बिद्दत यानी एक बार में 3 तलाक देने को अपराध बनाने के लिए सरकार ने फिर से अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। सूत्रों के मुताबिक गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। संसद के शीतकालीन सत्र में इससे जुड़े मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक 2018 को लोकसभा की मंजूरी मिल गई थी, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष ने इसे पारित नहीं होने दिया था, जिसके बाद केंद्रीय कैबिनेट ने फिर से अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी। एक साथ 3 तलाक को अपराध घोषित करने वाले 19 सितंबर को जारी अध्यादेश की मियाद 22 जनवरी को खत्म हो रही थी। दरअसल एक अध्यादेश की अवधि 6 महीने ही होती है, लेकिन जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है उसे 42 दिनों यानी 6 हफ्तों के अंदर संसद में पारित करके एक विधेयक का रूप देना होता है, नहीं तो अध्यादेश खुद ही रद्द हो जाता है। अध्यादेश में एक साथ 3 तलाक देने को अवैध बताया गया है और इसके लिए 3 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गैर जमानती अपराध की कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन पत्नी की अपील सुनने के बाद मजिस्ट्रेट इसमें जमानत दे सकते हैं। साथ ही पति पत्नी अगर सुलह करने को राजी हो तो मजिस्ट्रेट इसके लिए अथॉरिटी होगा। 3 तलाक के लिए पत्नी या उनके खून के रिश्ते में से ही कोई शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने कारोबार को आसान बनाने वाले कंपनी संशोधन अध्यादेश 2019 को भी मंजूरी दे दी है। संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान इससे संबंधित विधेयक लोकसभा से पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हो सका, जिसके बाद सरकार ने फिर अध्यादेश लाने का फैसला लिया। इससे पहले कंपनी संशोधन अध्यादेश 2018 को 2 नवंबर 2018 को जारी किया गया था, जिसका मकसद कारोबारी माहौल को और सुगम बनाने के साथ साथ कानूनों को बेहतर ढंग से लागू किए जाने और निर्णय प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। साथ ही अदालतों से कंपनियों से जुड़े मामलों का बोझ कम करना भी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई को संचालित करने के लिए एक समिति के गठन को लेकर फिर से अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। ये समिति संसद से नए आयोग के गठन के लिए विधेयक पारित होने तक एमसीआई का संचालन करेगी। शीतकालीन सत्र के दौरान इससे जुड़े विधेयक पर भी संसद की मुहर नहीं लग पाई। इसके अलावा केंद्रीय कैबिनेट ने स्वास्थ्य सेवा संरचना को प्रोत्साहन देते हुए 3 और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स की स्थापना को मंजूरी दे दी है। इनमें से 2 संस्थान जम्मू कश्मीर में खोले जाएंगे। एक संस्थान सांबा जिले के विजयनगर में और दूसरा पुलवामा जिले के अवंतीपोरा में खोला जाएगा, जबकि तीसरा एम्स गुजरात के राजकोट में खोला जाएगा। हर नए एम्स में 100 एमबीबीएस सीटें और 60 बीएससी नर्सिंग सीटें जुड़ेंगी। साथ ही इनमें 15 से 20 सुपर स्पेशलिटी विभाग होंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के वडोदरा में डीम्ड विश्वविद्यालय राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान के लिए कुलपति पद के सृजन को भी स्वीकृति दे दी है। साथ ही कैबिनेट ने भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय विनिमय व्यवस्था पर भी मुहर लगाई। कैबिनेट का यह फैसला भारत और जापान के बीच परस्पर आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के साथ साथ रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी में एक और मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट ने स्वाजीलैंड को कर संबंधी सहायता देने के लिए विचारार्थ विषय TOR पर हस्ताक्षर किए जाने को भी मंजूरी दी है। छोटे कारोबार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने GST कंपोजिशन स्कीम की सीमा 1 करोड़ से बढ़ाकर 1.5 करोड़ करने का फैसला किया है। दिल्ली में हुई GST काउंसिल की 32वीं बैठक में कल GST के दायरे को दुगना करके 40 लाख कर दिया गया है। प्रधानमंत्री केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में गुरुवार को GST परिषद की बैठक में छोटे कारोबारियों के लिए कई फैसले लिए गए हैं। काउंसिल ने GST का दायरा बढ़ाकर दोगुना करने का फैसला किया है। अब 40 लाख रुपए से ज्यादा की टर्नओवर वाली कंपनियां GST के दायरे में आएंगी। वहीं पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की लिमिट 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दी है। छोटे कारोबारियों को GST रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं रहेगा। जिसकी 40 लाख तक टर्नओवर है, अगर वो GST चेन का बेनिफिट नहीं क्लेम करना चाहता तो वो एग्जेम्प्टेड रहेगा। और जो इन छोटे राज्यों के लिए जो 10 लाख की लिमिट थी उसको 20 लाख पे रखा गया है। लेकिन इसमें एक ऑप्शन दे दी गई है, जो पहले छोटे राज्यों को थी, कि वो अगर 20 लाख के स्थान पर अपनी लिमिट रेज करके 40 लाख पे लाना चाहे तो वो ऑप्ट आउट करने की उनको डिस्क्रिशन दी गई है। बैठक में छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए छूट की सीमा को बढ़ाने का फैसला लिया गया। इसमें 1 अप्रैल से कॉम्पोजिशन स्कीम की लिमिट बढ़ाकर 1.5 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। बैठक में 50 लाख तक का कारोबार करने वाली सर्विस सेक्टर यूनिट को भी कॉम्पोजिशन स्कीम के दायरे में लाया गया है। इन पर 6% की दर से टैक्स लगेगा। कॉम्पोजिशन की जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ रुपीस तक होगी, 1 करोड़ 50 लाख तक। और क्योंकि कॉम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने के लिए कई छोटे व्यवसायिक आए हैं who are providing services as also mixed supplies, goods and services, will now, with a turnover up to rupees 50 lakhs, would be entitled to a composition if the turnover is up to 50 lakhs upon payment of 6%. बैठक में लॉटरी और रियल एस्टेट पर GST दर को लेकर विचार हुआ और राज्यों के बीच आम राय बनाने के लिए GOM बनाने का फैसला लिया गया। हमने रियल एस्टेट के लिए एक 7 मेंबर GOM रहेगा जो अपनी रिकमेंडेशन देगा, जो अगली मीटिंग में कंसिडर करेंगे। और इसी प्रकार का लॉटरी का भी एक GOM रहेगा जिसमें लॉटरी डेवलपिंग एंड सेलिंग स्टेट्स का हम रिप्रेजेंटेशन रखेंगे, क्योंकि स्टेट्स के इनमें कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे। GST काउंसिल ने केरल को 2 साल के लिए 1% आपात सेस लगाने की मंजूरी भी दे दी है। पिछली GST काउंसिल की बैठक में 26 चीजों पर टैक्स की दर को कम किया गया था। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार GST को सरल और अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि GST परिषद की ओर से छोटे कारोबारी इकाइयों को ध्यान में रखकर किए गए फैसले से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों यानी MSME सेक्टर, व्यापारियों और सेवा प्रदाताओं को काफी मदद मिलेगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज से भारतीय जनता पार्टी के 2 दिनों के राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। पार्टी की सबसे बड़ी बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां पर चर्चा होगी, जहां 2 दिनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। इस बैठक में सांसदों, विधायकों के साथ साथ करीब 12,000 नेता और कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। अब की बार फिर मोदी सरकार के इस नारे के साथ बीजेपी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में फिर से लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में है। इसी की तैयारियों के मद्देनजर 11 और 12 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। इसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के अलावा सांसदों, विधायकों, मेयर और जिला स्तर के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। सर्वोच्च बॉडी इस नाते मानी जाती है कि कोई भी परिवर्तन अगर कानून का हो सकता है तो उसी में हो सकता है। इस नाते वो बहुत महत्वपूर्ण होता है और इस बार उसमें जिलाध्यक्ष भी हैं, जिला के महामंत्री भी हैं, प्रदेश कार्य समिति के सदस्यगण भी हैं, तो ये सभी के सभी जो है उसमें रहेंगे और लगभग 10,000 से ऊपर की संख्या रहने वाली है। 2 दिनों के मंथन के बाद जो कार्यक्रम घोषित होंगे उस कार्यक्रमों को सब लोग लेकर के जाएंगे। साल में 2 बार पार्टी की ऐसी बैठकें होती हैं, लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे तैयारी बैठक माना जा रहा है। कार्यकर्ताओं को चुनावी दृष्टि से एक प्रकार से आह्वान होगा। देश में हम इतने राज्यों में 2014 के बाद सरकार बनाए हैं और आगे आने वाले चुनाव में हम पिछले बहुमत से ज़्यादा बहुमत लेकर फिर से मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, इस बात के संकल्प का आह्वान होगा। बैठक की शुरुआत में शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का भाषण होगा और शनिवार को समापन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन भाषण से होगा। इस दौरान बैठक में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव भी पारित किए जाएंगे। हाल में ही संसद से पारित किए गए गरीब तबकों को आर्थिक आधार पर दिए गए 10% आरक्षण का जिक्र भी बैठक में होगा और इसके प्रचार प्रसार के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पहले ये बीजेपी का आखिरी बड़ा अधिवेशन है और इन 2 दिनों के दौरान बीजेपी नेतृत्व अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेगा और उन्हें ये भी बताने की कोशिश करेगा कि सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच कैसे ले जाया जाए और साथ ही विपक्ष की नाकामियों को कैसे दर्शाया जाए। दिल्ली में कैमरामैन राज ठाकुर के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, रमन सिंह और वसुंधरा राजे को गुरुवार को पार्टी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। इसके साथ ही बीजेपी राज्यों के अपने 3 प्रभावशाली नेताओं को राष्ट्रीय राजनीति में ले आई। पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिषद की बैठक की पूर्व संध्या पर ये नियुक्तियां की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूते बहुमत मिलने पर भी सहयोगी दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाना पसंद करेगी। प्रधानमंत्री ने कल नमो ऐप के जरिए तमिलनाडु के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ये बात कही। एक सवाल पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी भारतीय राजनीति में गठबंधन के कल्चर को लाए थे, हम उनकी ही नीति पर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई, उसके बाद भी हमने अपने सहयोगियों को साथ लेकर चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हम पुराने दोस्तों को साथ रखकर नए दोस्तों के लिए हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं। A strong NDA is an article of faith for us. It is not a compulsion. Even when the BJP won a majority on its own, we preferred to run the government with our allies. We cherish our old friends and our doors are always open for parties. But more than all these political issues, the winning alliance is an alliance with the people. लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस 15 फरवरी के बाद चुनावी रणनीति का खुलासा करेगी। कांग्रेस कोर कमेटी की कल दिल्ली में बैठक हुई। इसमें लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों पर चर्चा की गई। पार्टी के विभिन्न संगठनों से राज्य और राष्ट्रीय स्तर के आधार पर चुनावी योजना मांगी गई है। साथ ही पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने वाले नेताओं के बारे में भी राय मांगी गई है। सारी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन भी कई बैठकें हो चुकी हैं, काम चल रहा है और हम अगले महीने सेकेंड हाफ में कांग्रेस का कैंपेन को हम रोल आउट करेंगे 15 फरवरी के बाद। तो आपको सब पता लग जाएगा क्योंकि वो लंबा कैंपेन होगा, फरवरी से चलेगा और मई तक, जब तक अंतिम चरण में मतदान नहीं होगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी संयुक्त अरब अमीरात के 2 दिवसीय दौरे पर कल दुबई पहुंचे। राहुल गांधी अपने 2 दिवसीय यूएई प्रवास के दौरान भारतीय प्रवासी समुदाय के लोगों से मुलाकात करने के अलावा
दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जिसमें हजारों लोग शामिल हो सकते हैं। वो दुबई में श्रमिक समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग ने आज से सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों की 2 दिवसीय बैठक बुलाई है। बैठक में मतदाता सूचियों, मतदान केंद्रों और वीवीपीएटी युक्त ईवीएम मशीनों के इंतजामों और दूसरे चुनावी प्रबंधों का जायजा लिया जाएगा। इस दौरान राज्यों में सुरक्षा प्रबंध, दिव्यांग मतदाताओं की सहूलियत के लिए किए जाने वाले विशेष इंतजामों, चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल की तैयारी, मतदाता जागरूकता अभियान और मानव संसाधन के इंतजामों का भी जायजा लिया जाएगा। मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव के लिए मतदाताओं को प्रभावित करने में डिजिटल मीडिया के प्रभाव से जुड़ी एक रिपोर्ट चुनाव आयोग को कल सौंपी गई है। सूत्रों के मुताबिक पैनल द्वारा की गई सिफारिशों में से एक चुनाव आयोग और सोशल मीडिया कंपनियों के बीच संचार को औपचारिक बनाने की बात कही गई है, ताकि चुनाव से पहले मतदान को प्रभावित करने वाली सामग्री पर पाबंदी लगाई जा सके। आयोग ने एक वक्तव्य में कहा कि सोशल मीडिया के चलते मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर रोक लगाना एक कठिन कार्य बनता जा रहा है। आयोग के मुताबिक इसे रोकने के लिए कानून तो बनाने ही चाहिए, साथ ही समाज, राजनीतिक पार्टियों, सामाजिक संस्थाओं का भी समर्थन मिलना चाहिए। सीबीआई के निदेशक पद से हटाए गए आलोक वर्मा का तबादला कर दिया गया है। उन्हें डीजी फायर सर्विसेज का प्रभार दिया गया है। इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और जस्टिस ए के सीकरी ने हिस्सा लिया, जिसमें आलोक वर्मा को निदेशक पद से हटाने का फैसला बहुमत के आधार पर लिया गया। कमेटी ने उन्हें संस्था की गरिमा को धूमिल करने का दोषी पाया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बहाल हुए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा ने बुधवार को फिर से पद संभाला था। इससे पहले आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के बीच तकरार होने के बाद सरकार ने दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था और उनके सारे अधिकार ले लिए थे। उनकी जगह नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाया गया था। आलोक वर्मा को हटाए जाने के बाद एक बार फिर नागेश्वर को अगले आदेश तक जांच एजेंसी का अंतरिम निदेशक नियुक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब छत्तीसगढ़ सरकार ने भी सीबीआई को राज्य में छापा मारने या जांच के लिए दी गई सामान्य रजामंदी वापस ले ली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और कार्मिक मंत्रालय से सीबीआई को राज्य में कोई भी नया मामला दर्ज नहीं करने का निर्देश देने की मांग करते हुए पत्र लिखा है। 2001 में छत्तीसगढ़ सरकार ने सीबीआई को सामान्य सहमति दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट आज सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना और अन्य की अपने खिलाफ रिश्वत के आरोप में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका पर फैसला सुना सकती है। अदालत ने इस मामले में 20 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन ने दिल्ली में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम लॉन्च किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वायु प्रदूषण दुनिया भर की समस्या है। देश में इससे निपटने के लिए 100 शहरों में ये प्लान लॉन्च किया गया है। इस मौके पर नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत भी मौजूद थे। क्लीन एयर प्रोग्राम एक 5 साल की योजना है। इसमें 2024 तक PM 2.5 और PM 10 में 20 से 30% की कमी लाना है। We have started with you know that this is the ministry where we for the first time started measuring, and not only measuring, Mr. Amitabh Kant mentioned about it, not only measuring the extent or the amount of pollution, but also quantifying it in scientific terms. And we all remember that the Prime Minister himself introduced the Air Quality Index. We need to focus our attention to the 100 cities and clean them up. And we need to really clean them up in a time-bound manner. And this will require a very innovative and sustainable approach. And this will require very hard-headed measures. This will also require us to get into new technological areas. This will also require us to get into sunrise industries. This must push for change. रणवीर सिंह और आलिया भट्ट समेत बॉलीवुड के कई कलाकारों ने कल दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान उनके और स्टार्स के बीच राष्ट्र निर्माण में फिल्मों के योगदान को लेकर चर्चा हुई। इन सितारों ने फिल्म के टिकटों पर जीएसटी दर घटाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने वाली हस्तियों में करण जौहर, रणवीर सिंह,
रणबीर कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ साथ भूमि पेडनेकर, आलिया भट्ट, वरुण धवन, रोहित शेट्टी, राजकुमार राव, विक्की कौशल, आयुष्मान खुराना और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी शामिल थे। ऐसे समय में जब दुनिया के सामने नए मुद्दे और बदलती बहुध्रुवीय दुनिया की चुनौतियों पर विचार किया जा रहा है, भारत ने कहा है कि वो दुनिया में एक सकारात्मक शक्ति बनना चाहता है। दिल्ली में रायसीना संवाद के तीसरे और अंतिम दिन कल विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने कहा कि भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह बनाने के लिए संवाद की रणनीति अपनाएगा। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने गुरुवार को रायसीना डायलॉग में भारत की विदेश नीति और भविष्य की रणनीति के बारे में बात रखी। उन्होंने कहा कि भारत की कूटनीति में कठोरता की जगह नहीं है। इसके चलते ही चीन के साथ विवाद की स्थिति के बावजूद दोनों देशों के बीच साझेदारी बढ़ी है। We have made a lot of friends. You gain from each friend. Any country which goes on a path which it charts for itself looks for advantages from all friends. Any country which is able to harness technology properly, any country which is able to get technology that is able to make things better for itself, make the lives of its own people better, to ensure that the economic progress takes place, will always move in the front ranks. विदेश राज्य मंत्री ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच अच्छे संबंध हैं, लेकिन भारत के लिए हर देश की अपनी अहमियत है और अपनी सक्रिय भूमिका के चलते भारत वैश्विक मुद्दों और कारोबार के मामले में दूसरे देशों को आकर्षित कर रहा है। I think the ingredients are there today in terms of the achievements that India has been able to achieve. A country which is predicted to have an economic growth rate of more than 7% in the next, continuously in the next 5 years. Obviously, it will have a certain amount of economic strength where it will be able to influence and make more friends. मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर आम राय बनाने के लिए रायसीना डायलॉग की पहल भारत की विदेश नीति का हिस्सा है। भारत सभी से दोस्ती चाहता है और यह भी लग रहा है कि सभी भारत से दोस्ती चाहते हैं। भारत सभी देशों के साथ और सभी समूहों के साथ सकारात्मक तरीके से जुड़ना चाहता है। राजनयिक के दृष्टिकोण से देखें तो यह एक नया प्रयोग है, लेकिन भारत इस मामले में सफल हो रहा है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन अनिर्बान के साथ दिल्ली के रायसीना डायलॉग से अखिलेश सुमन। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। अंडर 21 में कर्नाटक के श्रीहरि नटराज ने 200 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में 1 मिनट 53.22 सेकंड के साथ खिताब जीत लिया, जबकि अंडर 17 में लड़कियों की प्रतियोगिता में 200 मीटर फ्री स्टाइल शिवांगी शर्मा ने 2 मिनट और 11.19 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया। लड़कियों के अंडर 17 वर्ग की 800 मीटर फ्री स्टाइल में दिल्ली की प्राची टोकस ने 9 मिनट 5 सेकंड में जीत हासिल की। एथलेटिक्स में लड़कों के अंडर 17 वर्ग के जेवलिन थ्रो में पंजाब के कुंवर अजय राणा ने उत्तर प्रदेश के सूरज कुमार और बिहार के सुदमा को मात देकर चैंपियन बने। एक नजर डालेंगे पदक तालिका पर। महाराष्ट्र अंक तालिका में पहले स्थान पर काबिज है। 14 स्वर्ण समेत 54 पदक महाराष्ट्र ने हासिल किए हैं। वहीं दिल्ली 13 स्वर्ण समेत कुल 37 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि हरियाणा तीसरे नंबर पर है। हरियाणा की झोली में 12 स्वर्ण समेत 41 पदक हैं। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल चौथे और 5वें स्थान पर हैं। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में ऐतिहासिक अक्षय वट को आम श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही कुंभ से जुड़े सांस्कृतिक आयोजनों की रंगारंग शुरुआत भी हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल प्रयागराज पहुंचकर कुंभ आयोजन से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। स्नान के अलावा कुंभ इस बार कई मायनों में खास है। आम जनता के लिए पहली बार खोले जा रहे अक्षय वट के आप दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज में मौजूद अनेक तीर्थ के भी आप दर्शन कर सकते हैं। ये है प्रयाग में संगम किनारे अकबर के किले में मौजूद अक्षय वट। कई सालों बाद अब श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक अक्षय वट की पूजा अर्चना और परिक्रमा करने का सौभाग्य मिला है। कुंभ के दौरान अक्षय वट की पूजा का विशेष महत्व है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यहां विशेष पूजा अर्चना की और अक्षय वट की परिक्रमा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 दिसंबर को प्रयागराज दौरे पर
कई सालों से बंद पड़े इस द्वार को खोलने का ऐलान किया था। अक्षय वट के अलावा श्रद्धालुओं को यहाँ सरस्वती कुंड के दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। देखिए, कुंभ दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का सबसे बड़ा समागम है। स्वाभाविक रूप से भारतीय संस्कृति का जो कुछ भी अद्भुत है, लोगों को कौतूहल पैदा करने वाला है, महानतम है, उन सबको इसके रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। कुंभ में आध्यात्म के अलावा श्रद्धालु लोक संस्कृति के रंगों में भी सराबोर हो रहे हैं। संस्कृति ग्राम में लोक कलाकारों की ये रंगारंग प्रस्तुति कुंभ खत्म होने तक यहाँ आने वाले लोगों को लुभाती रहेगी। यहाँ पे तमाम तरीके के समुदाय जो हैं, जो जनमानस है, उसके साथ साथ में जो अपनी लोक कलाएं हैं, जो प्रदर्शनकारी कलाएं हैं, वो समस्त रूप से यहाँ पर एक साथ एकत्रित होकर के एक बड़ा संगुफन गुलदस्ता उसका तैयार करा गया है, जो कि भारतीय लोक कलाओं को एक नई ऊंचाइयों पे ले जाएगी और उसके संरक्षण और संवर्धन में एक नया भूमिका अदा करेगी। कुंभ आयोजन को यूनेस्को ने भी मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया है। उम्मीद की जा रही है कि देश भर के तकरीबन सभी गांवों से प्रतिनिधि कुंभ पहुंचेंगे, इसलिए इस बार कुंभ मेले के परिसर का दायरा लगभग दुगना किया गया है। कैमरामैन डी के पांडे के साथ नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे खास शख्सियत की। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की आज पुण्यतिथि है। वो 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक भारत के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। 1964 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने देश को न सिर्फ सैन्य गौरव का तोहफा दिया, बल्कि हरित क्रांति और औद्योगिकरण की भी राह दिखाई। अपने परिश्रम और सद्गुणों से इतिहास में अमर शास्त्री जी का समस्त जीवन देश सेवा में बीता। जय जवान जय किसान का नारा देने वाले देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनकी हाई स्कूल और उच्च शिक्षा काशी विद्यापीठ में हुई। यहीं से उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। संस्कृत में स्नातक होने के बाद शास्त्री जी भारत सेवक संघ में शामिल हो गए। यहीं से उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ। आजादी के आंदोलन में शास्त्री जी ने सक्रियता से हिस्सा लिया। उन्होंने हमेशा किसानों के हितों की बात की। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में उन्होंने कई मंत्रालयों में अहम भूमिका निभाई। पंडित जी के निधन के बाद उन्हें देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। 1965 में पाकिस्तान हमले के वक्त जय जवान जय किसान का नारा लोगों में एकजुटता की मिसाल बन गया। पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौता उनके कार्यकाल का सबसे अहम फैसला था। इसी समझौते के बाद 11 जनवरी 1966 को उनका निधन हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में इतना ही। आगे आप विशेष में देख सकते हैं शीतकालीन सत्र 2018-19। नमस्कार।